नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग दसम के नागरिक शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसके हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी जो लैंगिक असमानता है वो किस तरह से हावी है, और बाद में धीरे धीरे महिलाओं के द्वारा जो अपने अधिकारों के लिए प्रयास किए गए, जिसके बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समयों में महिलाएं जो हैं किस तरह से अपने आप को वो जो मुख्य धारा में खुद को लाती हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने भारत को देखा था, और भारत में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर महिला और पुरुषों के बीच जो असमानता थी, लैंगिक असमानता, उस असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया, जो आज भी अनवरत जारी है। उस क्रम में हमने देखा था कि किस प्रकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी बढ़ाई गई है, परंतु अभी भी जहाँ तक संसद में जो महिला सशक्तिकरण बिल है वो पास नहीं हो पाया है। खैर, ये विषय से अलग की चीज़ें हैं, परंतु अब हम चलते हैं आज, और आज के हम अगले भाग में देखते हैं कि किस प्रकार से लैंगिक असमानता के बाद भारत में जो धर्म जो राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, वो उसकी क्या क्या उससे उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। तो चलते हैं और हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, उसके पहले और चीज़ बता दूं कि इस भाग में हम देखेंगे धर्म का भारतीय राजनीति या भारतीय शासन पर प्रभाव। उसका हम जिक्र करेंगे यहाँ पे जातिगत असमानता के बारे में, और देखेंगे कि समाज में जो जातिगत भेदभाव है वो किस प्रकार से भारत के लोगों को प्रभावित कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का जब स्वतंत्र हो रहा था और यहाँ पर जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस स्थिति में यहाँ पर एक चीज़ को मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया था कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनके अपने राष्ट्रीय धर्म है या उनको हम राजकीय धर्म कह सकते हैं, परंतु भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। इतना ही नहीं, हम देखें तो ये धर्म के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले भारत संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान एक में थे, परंतु ये धार्मिक जो विषमता थी वो अपना इस प्रकार से दुष्प्रभाव को बढ़ाती है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और उसकी त्रासदी मुझे लगता है कि आज आज़ादी के 75 वर्षों के बावजूद हम उन चीज़ों को झेल रहे हैं। भारत के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इतना ही नहीं, जो अलग अलग जो मानवाधिकार समूह हैं उनका अपना ये मानना है कि जो किसी भी देश में जहाँ पर अल्पसंख्यक अधिक होते हैं उनके साथ अधिक शोषण होता है। अगर इसके हम तीसरे संदर्भ में देखें तो महिलाओं के बारे में अगर देखें तो जो महिलाओं के लिए जो पारिवारिक कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का भी सही रूप से उनका अवलोकन नहीं हो रहा या उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। तो अर्थात हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में 3 चीज़ों को देखा। पहले हम लोगों ने देखा कि धर्म के बारे में, दूसरा हमने देखा संप्रदाय के बारे में, और तीसरा जो लैंगिक असमानता जो हम बात कर रहे हैं परिवार के बारे में और पारिवारिक कानून के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग संदर्भ में प्रदर्शित होती हैं, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि भारतीय राजनीति कैसे जाति, धर्म और संप्रदाय और जो लैंगिक मसले हैं वो कैसे उनको प्रभावित कर रही है। चलिए अब हम इसके संप्रदाय से पहले धर्म को देखते हैं, क्योंकि धर्म से ही संप्रदाय का कहीं ना कहीं उसका अवलोकन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है, जबकि अन्य पड़ोसी देश हों, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, उन सभी देशों में पार्टिकुलर किसी धर्म को वहाँ का राजकीय धर्म घोषित किया गया है। परंतु जब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पर कोई भी धर्म जो है वो पूरे लोगों के लिए नहीं है, यानी कि कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ हर एक व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसा कि हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों में पढ़ा है इसके बारे में। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं उनकी ये जवाबदेही होती है कि धर्म हमारे राजनीति को या हमारे शासन तंत्र को प्रभावित तो नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों का अवलोकन जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उन्हें करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो राजनीति है वो ऐसा तो नहीं है कि वो देश
कि जो शांति व्यवस्था है या उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, इन सब चीज़ों को देखने की जवाबदेही सरकार की होती है, या जो कार्यपालिका है वो उसका काम होता है इन सब चीज़ों। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता को। इस समय मैंने बताया कि धर्म से ही सांप्रदायिकता आरंभ हुआ है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है कि एक जैसे धर्म है, हिंदू है, फिर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ये जो सारे सारे अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। तो धर्मों के बीच, दो धर्मों के बीच जो अंतर होता है हम उसे संप्रदाय कह सकते हैं सीधे शब्दों में। लेकिन भारत के राजनीति की अगर हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि भारत में जहाँ पर जिस व्यक्ति की या जिस धर्म की संख्या अधिक है वहाँ पर वो लोग हावी हैं, या हम उन्हें कह सकते हैं कि वो बहुसंख्यक हैं। अगर हम चले जाएं भारत के दक्षिण के क्षेत्रों में तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ की जो सांप्रदायिक जो संरचना है वो अलग है। अगर हम उत्तर भारत में चले जाएं तो उसकी संरचना अलग है। अगर हम इसे एक सिंपल शब्द में या साधारण भाषा में समझें तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, जम्मू में दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, कश्मीर में दूसरे संप्रदाय, और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के बीच जब विवाद होता है और जब वो विवाद हिंसात्मक होता है तो उसका एक नया रूप होता है जिसे हम दंगा कहते हैं। और इस दंगे की जो मार है हम लोगों ने 1947 का जो विभाजन हो रहा था उसमें हम लोगों ने देखा था, और उसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे एक समय अंतराल पर भारत में अक्सर ऐसे दंगे होते रहे जो दो संप्रदायों के बीच में एक हिंसात्मक लड़ाई का ही परिणाम था। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की राजनीति के लिए या किसी भी देश की राजनीति के लिए सांप्रदायिक दंगे होना या हिंसात्मक लड़ाइयाँ होना वो उसके लिए कहीं ना कहीं बेहद ही हानिकारक माना जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर जिस किसी देश में राजनीति में धर्म का प्रवेश होगा वहाँ पर स्वाभाविक है कि वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होंगे। अगर हम सांप्रदायिकता को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि सांप्रदायिकता जो है वो किस तरह से अपने रूपों का परिवर्तन करती है। कैसे? सांप्रदायिकता जब राजनीति में प्रवेश करती है तब यहाँ पर वर्चस्व के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो सांप्रदायिक क्या वैमनस्य आरंभ हो जाता है। और इतना ही नहीं, जहाँ पर बहुसंख्यकों की संख्या अधिक होगी स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होने के आसार ज़्यादा होंगे। और जो दंगे हैं वो एक इसके सांप्रदायिकता के बहुत ही विभत्स रूप के रूप में हम इसे मान सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि किस तरह से अगर हम सांप्रदायिकता को अगर समाप्त नहीं करते हैं तो उसका नुकसान हम लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से झेलना पड़ेगा। अपने दूसरे टॉपिक पर धर्मनिरपेक्ष शासन। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तब उसमें एक चीज़ का जिक्र था कि हम लोग का जो देश होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब कि एक ऐसा देश जिसमें किसी भी धर्म को राष्ट्रीय या राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म को वो स्वीकार कर सकता है और उस धर्म के बनाए गए नियमों को वो अनुपालित कर सकता है। उसके लिए सरकार या राज्य के द्वारा कभी भी उस पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसलिए भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो उसके सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता की बात है या धर्मनिरपेक्षता की बात है, उसका मूल उद्देश्य है कि लोगों में समानता हो। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि धर्म के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रीति रिवाज होते हैं जिसका परिणाम हिंसात्मक हो जाता है या एक अभिशाप के रूप में आता है। उदाहरण के लिए छुआछूत। तो अगर जब किसी धर्म के अंदर असमानता की जाती है या भेदभाव किया जाता है, उस परिस्थिति में सरकार की ये मजबूरी होती है कि वो उसके अंदर हस्तक्षेप करे और उन चीज़ों का वो निवारण करे जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्षता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति संप्रदाय धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है और मुझे लगता है कि हमें देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्मनिरपेक्ष होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर और देखते हैं जातिगत असमानता। जातिगत असमानता
जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक धर्म में कुछ जातियों का विभाजन किया गया है। अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में प्राचीन काल में एक जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और वो जो व्यवस्था थी वो मनु स्मृति से ली गई थी। मनु एक उस समय के ऋषि का नाम था, जिन्होंने मनु स्मृति नामक किताब में भारत में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया था, जिसका आधार जन्म था। और उसमें जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है वो उस प्रकार से अपने कार्यों को आगे निर्वहन करेगा। तो इसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जिससे बताया गया था कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा हैं और उनके मुख से, उनके कंधे से, उनके पेट से, उनके पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उदय हुआ है या उसका जन्म हुआ है। परंतु ये जो जाति व्यवस्था थी वो प्राचीन काल से चली आ रही थी। उसमें कुछ ऐसे भी जातियां थी या ऐसे भी थे जो उन्हें समाज में काफ़ी घृणित रूप से देखा जा रहा था, जिसमें शूद्र थे। इन्हें अंत्यज भी कहा गया, यानी कि जो पीछे वाले लोग हैं उन्हें कहा गया, और इनके साथ बहुत ही खराब तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। जो जाति व्यवस्था थी, इस जाति व्यवस्था में पदानुक्रम के अनुसार, यानी कि जन्म के आधार पर जातियों का विभाजन किया गया था। परंतु जब जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, ब्रिटिश शासन यहाँ पर आई और यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ना आरंभ किया। उस परिस्थिति में भारत के कई ऐसे जो समाज सुधारक थे जिन्होंने इस जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया, जिसमें ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फिर महात्मा गांधी का भी नाम आता है, जिन्होंने इस छुआछूत को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए। उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिलता है, परंतु उसका सबसे सकारात्मक प्रभाव जब भारतीय संविधान का निर्माण होता है, उसमें एक मौलिक अधिकारों में एक नियम बनाया गया है अनुच्छेद 17 में, जिससे हम कहते हैं छुआछूत का अंत। इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, उसके साथ छुआछूत करता है या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो वहाँ उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो यह एक कानूनी रूप से इसे काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश की गई ताकि लोगों में समानता आ सके। इसी के अंतर्गत शहरीकरण, साक्षरता और आर्थिक समानता, ये जो 3 चीज़ें थीं, उन 3 चीज़ों को देने पर काफ़ी बल दिया गया भारतीय संविधान में, और कहा गया कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी, शहरीकरण होंगे तो गांव से लोग शहरों में आएंगे, तो शहरों में आने पर यहाँ पर रोजगार की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति जो पहले जन्म के आधार पर रोजगार करता था, अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब व्यक्ति स्वतंत्र होगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर हम दूसरा था शिक्षा का, क्योंकि जो समाज के अस्पृश्य वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, तो हजारों वर्ष के वंचित होने के बाद वो जगह समाज के मुख्य धारा में आना है तो उन्हें शिक्षित होना होगा, और शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं था। तो अगर उनका सुझाव था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दी जाए तो अगर उस पर कोई शोषण करने की कोशिश भी करता है तो वो उसका मुकाबला कर सकता है। तीसरी चीज़ आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता जो थी एक बहुत महत्वपूर्ण था। आर्थिक असमानता क्यों थी? आर्थिक असमानता इसलिए थी क्योंकि पहले शूद्रों को या समाज के जो अस्पृश्य वर्ग के लोग हैं उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। जब आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा तो जाहिर सा था कि गरीब होंगे तो आपके साथ शोषण ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो एक और जो चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो पेशा चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रोजगार को स्वतंत्र रूप से चुन सकता है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लिया है उसको वही काम करना पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, या उसके लिए सुयोग्य हो या नहीं हो। तो इस तरह से जो 2-3 चीज़ें जो की गई, और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण था कि गांव में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे समाप्त किया गया। जमींदारी व्यवस्था कहीं ना कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था को याद दिलाती है, और उसमें जो समाज के जो उच्च वर्ग जो जमींदार थे वो जो कृषक वर्ग थे या अस्पृश्य वर्ग थे उनका वो शोषण करते थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ऐसे कार्य किए गए जो जातिगत असमानता को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। परंतु ऐसा नहीं है कि आज जब हमारा देश आज़ाद हो गया और उसके आज़ादी के 75 वर्ष हो गए तो ये जातिगत असमानता समाप्त हो गई है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जातिगत असमानता हमें देखने को मिलती है, परंतु इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं वो लोगों का सहयोग कर रहे हैं ताकि वो मुख्य धारा में और समानता के साथ वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ को जी सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्थिक असमानता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जातिगत असमानता में। तो
देश के जो संविधान है उसमें राजनीतिक समानता तो दे दी गई, परंतु सामाजिक असमानता अभी भी कायम है या बनी हुई है, और उसका एक मूल कारण है आर्थिक असमानता। जब रखने का अधिकार समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें नहीं था, इसलिए वो जब संपत्ति नहीं रख सकते, जमीन नहीं रख सकते, तो उनके पास संपत्ति नहीं आएगी, और संपत्ति नहीं आएगी तो वो हमेशा किसी के पास काम करना होगा, और जहाँ काम करना होगा वहाँ पे शोषण होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अशिक्षा, गरीबी, ये सारे जो कारण हैं वो समाज में शोषित होने के एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थे, जिस पर भारत सरकार के द्वारा या जो भी राजनीतिक दल भारत पर शासन कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनके द्वारा काफ़ी सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। और इसलिए सरकार हमेशा बल देती है कि समाज का सबसे जो पिछड़ा जो व्यक्ति है वो ज़रूर शिक्षित हो, और शिक्षा के लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार भी का भी प्रावधान दिया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का जो निवारण है वो शिक्षा से हो सकता है। हम आगे देखेंगे कि जो जातिगत व्यवस्था है वो कैसे राजनीति को प्रभावित करती है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में इसे। तब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट